हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑटिज़म और एडीएचडी में कौन कौन से ट्रीटमेंट्स हम ले सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आप लोगों को नहीं पता है। कॉमन चीज़ें पहले चलिए बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चे को ऑटिज़म है या एडीएचडी है तो हमारे पास कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए पहला सबसे कॉमन ऑप्शन जो कि सबको पता है ओटी है ना, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी सभी लोगों को पता है। कोई किसी से भी पूछती हूँ, कोई भी मेरे पास बच्चा आता है, रिकवरी होती है या नहीं होती है ना, लेकिन हर बच्चा ऑटिज़म डायग्नोज होते ही मेनली वो जाता है ओटी थेरेपिस्ट के पास, ऑक्यूपेशनल थेरेपी वो कराता है ताकि उसका जो भी उसकी फ्रस्ट्रेशन है बच्चे की, उसका गुस्सा है, उसकी हाइपर एक्टिविटी है, उसका कंफर्ट जोन है, ये सब से वो बाहर आने में ओटी हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद फ्रेंड्स हम जाते हैं स्पीच थेरेपी पे, है ना। अगर स्पीच नहीं है तो बहुत सारे पेरेंट्स स्पीच थेरेपी का सेशन भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट कर देते हैं कि स्पीच डिले ऑलमोस्ट सारे किड्स में ऑटिज़म में होती है, तो स्पीच थेरेपी भी एक हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। थर्ड अब हम आते हैं बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, स्टिमिंग है, सेंसरी इश्यूज़ हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप उसकी बिहेवियरल थेरेपी शुरू कर देते हैं जिसमें उसके बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। उसके बाद फिर आता है, आजकल बहुत चल रहा है, अप्लाइड बिहेवियरल एनालिसिस एबीए थेरेपी। ठीक है, रेनफोर्समेंट्स के थ्रू उसके बिहेवियरल को अप्लाइड अब डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके उसके बिहेवियर को चेंज किया जाता है या एनालाइज किया जाता है ना, कि किस तरह से अगर उसका बिहेवियर चेंज करेंगे या रेनफोर्समेंट्स देंगे तो हम उसके बिहेवियर या उसके सिम्टम्स को कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आजकल ग्रुप थेरेपी बहुत कॉमन हो रही है ना फ्रेंड्स। आप लोगों के अगर बच्चे को सोशल इंटरेक्शन नहीं है तो बहुत सारे पेरेंट्स लेके जाते हैं उसको ग्रुप थेरेपी में, कि ग्रुप थेरेपी में वो इंटरेक्शन सीखे, थोड़ा सा अपना है ना बच्चों के साथ बैठना सीखे, ये हो गया ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स में बहुत लोग अपने बच्चों को आजकल डाल रहे हैं ना, स्पेशल चिल्ड्रन को, कि स्पोर्ट्स से या फिर डांसिंग से या फिर सिंगिंग से बच्चे में इमिटेशन आती है, कॉपिंग आता है, थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। चलिए ठीक है, ये सारी हो गई फ्रेंड्स थेरेपीज़। ठीक है, अब हो गई हमारी ये थेरेपीज़। थेरेपीज़ की मैंने बात कर ली, ठीक है। अब जो आज का टॉपिक है मेरा, है ना, वो ये है कि अगर बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर अगर बच्चा हमारा रिकवरी रेट जितना आप लोगों ने सोचा है 100%, 90%, 80%, जितना हर माँ बाप ने सोचा है कि हमें इतना करना है टारगेट, आपके अकॉर्डिंग, आपके टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग, जैसे कि अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इनफैक्ट 8 साल के बच्चे आते हैं, 9 साल के बच्चे आते हैं, 7 साल के बच्चे आते हैं, तो बहुत टाइम से उनकी 5-5, 6 साल से थेरेपी सारी चल रही होती है क्योंकि सबके पास अवेयरनेस है थेरेपीज़ की। ठीक है, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि 8-8, 9-9 साल में भी ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास जिनकी स्पीच नहीं है ना, स्पीच नहीं आ पाती, और किसी का आई कांटेक्ट नहीं आ पाता, किसी के बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ठीक नहीं होते, स्टिमिंग ठीक नहीं होती। मोस्ट कॉमन जो मैं देखती हूँ वो स्पीच इश्यूज़ देखती हूँ, जो बच्चों में स्पीच नहीं आ पाती। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैंने थेरेपीज़ की बात कर ली। ठीक है, थेरेपीज़ जो आप लोगों को पता है बहुत ही अच्छी बात है। अब फ्रेंड्स और क्या क्या कर सकते हैं अगर इन थेरेपी से नहीं बच्चा ठीक हो रहा, इसके सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि हम सुपरफिशियली वी आर वर्किंग ना, सिम्टम्स में हम ऐसे ऐसे करके काम कर रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, जो लोग मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं, उन लोगों को पता है कि इट इज़ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के थ्रू सारे पॉइंट्स को स्टिमुलेट करके, ब्रेन को एक्टिवेट करके हम कराते हैं एक्यूप्रेशर स्पीच थेरेपी, एक्यूप्रेशर बिहेवियरल थेरेपी, एक्यूप्रेशर ओटी थेरेपी, ये सारी थेरेपीज़ हो गई। अब फ्रेंड्स और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में। ठीक है, ऑरिकुलर थेरेपी रिफ्लेक्सोलॉजी पर बेस्ड है। ठीक है, ईयर के ऑरिकल में हमारे सारे पॉइंट्स होते हैं, हमारे ब्रेन के, डाइजेस्टिव सिस्टम के, गट के,
ठीक है, तो इस पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा ऑरिक्यूलर सीड्स लगाएंगे, एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक सीड्स लगाएंगे, तो इससे हमारा बहुत सारे बिहेवियरल इश्यूज़ या ऑटिज़म एडीएचडी में रिकवरी जल्दी आ सकती है। ठीक है, अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा है वो है हमारा वेगस नर्व स्टिमुलेशन। मुझे नहीं पता बहुत सारे आप लोगों पेरेंट्स को पता है या नहीं पता है ना। नेमचेक प्रोटोकॉल का बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बस इसी बात पे आंख बंद करके काम कर रहे हैं कि फ़िश ऑयल से रिकवरी होती है। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि नेमचेक ने जो प्रोटोकॉल दिया था, है ना, फॉर ऑटिज़म, उसमें फ़िश ऑयल जिस तरह से ज़रूरी था ऑटिज़म में, ऑलिव ऑयल खाने में, उसी तरह वेगस नर्व स्टिमुलेशन जो थर्ड कंपोनेंट है वो कोई भी पेरेंट करने कभी ना तो मुझसे पूछा, ना ही कभी किसी पेरेंट ने ये वाली थेरेपी कराई। ठीक है, सीधा आप लोग चले जाते हो स्टेम सेल थेरेपी कराने के लिए, ठीक है, बिना ये जाने कि क्या इससे बच्चा ठीक होता है या नहीं होता है। तो फ्रेंड्स आप ये सर्च करो कि व्हाट इज़ वेगस नर्व स्टिमुलेशन, वेगस नर्व स्टिमुलेशन से कैसे ठीक होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे। हम्म? सारा जो खेल है फ्रेंड्स वो माइंड का खेल है ना, ब्रेन का खेल है। ब्रेन में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ गया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेरिफेरल ऑर्गन्स आ गए जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन को लेके जाते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो हमारी नर्व्स होती हैं, है ना, क्रेनियल नर्व्स ब्रेन की जो नर्व्स होती हैं वो हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, और जो 10th क्रेनियल नर्व होती है, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, वो होती है हमारी वेगस नर्व। तो जो लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है वेगस नर्व, इसका क्या काम होता है, चलिए बात करते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व का काम होता है फ्रेंड्स हमारे गट को अच्छा रखना, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखना, हमारी स्वेलोइंग में हेल्प करना, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, हार्ट बीट, इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डाइजेशन को अच्छा रखना, एंजाइटी को दूर रखना, मूड को फ्लक्चुएट होने से बचाना, हमें गुस्सा कम दिलाना, ठीक है, हमारी एंजाइटी कम करना, हमारा सोशल इंटरेक्शन अच्छा करना, जब हम किसी से बात कर पाएँ, हमारी वॉइस अच्छी होना। तो ये इतनी सारे फंक्शंस हमारे वेगस नर्व के होते हैं, और ये सारे फंक्शंस रिसर्चेस के अकॉर्डिंग ऑटिस्टिक और एडीएचडी बच्चों के डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। अब ये सारे फंक्शंस जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं, ठीक है, सिम्टम्स में एंजाइटी, एंगर, एंजाइटी, एक्साइटमेंट, फ्लैपिंग, टो वॉकिंग, लैक ऑफ स्पीच, च्यू नहीं करना, स्वेलो करना, गट इश्यूज, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ठीक है, नेम रिस्पॉन्स वीक, सारे सिम्टम्स हमारे क्या होता है, बिहेवियरल इश्यूज, मूड स्विंग्स होना, ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इमोशंस का कंट्रोल नहीं होना, ठीक है, एकदम से एक्साइट हो जाते हैं, ठीक है, एकदम से रोना आ जाता है, एकदम से मूड स्विंग्स होते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत सारी ऐसी जो रिसर्च हुई थी ऑटिस्टिक बच्चों में, एडीएचडी के बच्चों में, उनकी वेगस नर्व हाइपोस्टिमुलेटेड दिखी, ठीक है, वेगस नर्व प्रॉपर नहीं थी। अगर वेगस नर्व प्रॉपर काम करेगी, हम सबकी जिस जिसकी प्रॉपर काम कर रही है, ठीक है, हाइपर स्टिमुलेटेड है, उसका हमें कोप करने में हेल्प मिल रही है, हमारे ब्रेन को प्रेशर नहीं लगाना पड़ता। वेगस नर्व अगर ठीक है तो हमारे ब्रेन को फाइट नहीं करना पड़ता कि हमें गुस्सा आ रहा है, मतलब हम टॉलरेंस पावर हमारी बढ़ा देती है, ठीक है। कंफर्ट जोन के अलावा जो एक्टिविटीज़ हम बच्चों को कराते हैं, वेगस नर्व हाइपोस्टिमुलेटेड होने की वजह से उन एक्टिविटीज़ को करने में उनकी और उनके माइंड की एक फ़ाइट स्टार्ट हो जाती है कि हम नहीं करेंगे, बिकॉज उनके ब्रेन को वो एक्टिविटीज़ बहुत ही टफ लगती है, जिसकी वजह से वो एक्टिविटीज़ हो, स्पीच भी नहीं बोलते, डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इतना इम्पॉर्टेंट होता है हमारा वेगस नर्व, अंदर कान के अंदर का सारा हिस्सा हमारा वेगस नर्व का है। बहुत ही सिंपल उसमें मैं बताती हूँ आपको कि इसको स्टिमुलेट जितना करेंगे, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों की, एडीएचडी के बच्चों की ये हाइपो स्टिमुलेटेड मिली है, इसको अगर स्टिमुलेट हम कर, सो नाउ फ्रेंड्स इफ़ वी नो दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ वेगस नर्व स्टिमुलेशन, और वेगस नर्व स्टिमुलेट कैसे करते हैं हम, या तो अपने ईयर के साइड पे मसाज करिए,
ठीक है। या फिर आप अपने थेरेपिस्ट से नेमचेक प्रोटोकॉल का वेगस नर्व स्टिमुलेशन होता है, जिसमें हम एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट या ऑरिक्यूलर सीड्स के थ्रू वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके हाइपो स्टिमुलेशन को नॉर्मल या हाइपर स्टिमुलेट करते हैं, जिससे बच्चे के जो इश्यूज होते हैं ऑटिज्म में, जिसकी वजह से रिकवरी अटकी हुई है, रुकी हुई है, वो सिम्टम्स हमारे ठीक होने में हमें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है। वो सिम्टम्स जल्दी ठीक हो जाते हैं और बच्चे की स्पीच आ जाती है। ठीक है। तो ये था हमारा वेगस नर्व स्टिमुलेशन। बहुत सारे मेथड्स होते हैं वेगस नर्व को स्टिमुलेट करने के लिए, और क्योंकि सारे सिम्टम्स इस वेगस नर्व से ही जुड़े हुए हैं, बिकॉज इट इज़ द सेंटर विच कंट्रोल्स दीज थिंग्स, है ना। इसकी वजह से सिम्टम्स आए हैं। तो जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे, है ना, रूट कॉज पे काम कम होने की वजह से ट्रीटमेंट और रिकवरी स्लो है। एक्यूप्रेशर क्या चीज़ है? रूट कॉज पे काम कर रहा है। ठीक है। हम कर रहे हैं ये थेरेपीज ही एक ट्रीटमेंट है इन सब चीज़ों का, लेकिन थेरेपी सिम्टम्स को ख़त्म कर रही है। ठीक है, सिम्टम्स को कम कर रही है, इसलिए हम क्या कहा जाता है कि हमारे सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, कभी सिम्टम वापस आ जाते हैं, है ना। तो थेरेपीज़ करती हैं सिम्टम्स को ख़त्म। सिम्टम्स को ख़त्म करना भी ज़रूरी है। और ये जो एक्यूप्रेशर, ये सारे ट्रीटमेंट होती है रूट कॉज पे काम करते हैं, ब्रेन पे काम करते हैं। ठीक है, जहाँ से सिम्टम्स आ रहे हैं इंटरनली एंग्जाइटी को ख़त्म करते हैं। ठीक है, एंग्जाइटी हमने बाहर से फिजिकली बॉल कराई, स्विस बॉल वगैरह कराई, आपने ट्रेम्पोलिन कराया, ठीक है, जो भी तरह हम लोग बाहर फिजिकली सिम्टम्स को ख़त्म करें इस थेरेपीज़ के थ्रू, हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव। अगर रिकवरी नहीं आ रही तो व्हाई डोंट यू गो फॉरवर्ड टुवर्ड्स दोज ट्रीटमेंट ऑप्शंस इन ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, जिससे आप लोगों की रिकवरी जल्दी आए। सो वेगस नर्व स्टिमुलेशन इज़ वन ऑफ द पार्ट विच कम्स अंडर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स, जैसा कि मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। व्हाट ऑल आर द टॉनिक्स दैट आर रिक्वायर्ड इफ अ पर्सन इज हैविंग ऑटिज्म और ADHD। ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ अप्रोचेज, नॉन इन्वेजिव होलिस्टिक थेरेपीज़ के अंडर में ये सारी अप्रोचेज आती हैं, जो हमारे बच्चे को 100% रिकवरी के जर्नी को पास करने में जल्दी पहुंचाती है, हम लोग को उस जर्नी तक जल्दी पहुंचाती है और आसान तरीके से पहुंचाती है। सो दिस इज़ एन अवेयरनेस वीडियो ऑन द प्रोटोकॉल्स और ट्रीटमेंट्स विच यू नो एंड विच यू डोंट नो। व्हाट ऑल आर द स्टेप्स। अगर बच्चे की रिकवरी किसी एक थेरेपी या एक चीज़ से नहीं आ रही, सो यू कैन शिफ्ट टू ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, या किसी एक थेरेपी से दूसरी में आप ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़, ठीक है, ट्रीटमेंट को आप चेंज कर सकते हैं। एंड वेगस नर्व स्टिमुलेशन इज वेगस नर्व इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज सारे ऑटिज्म और ADHD बच्चे का वेगस नर्व हाइपो स्टिमुलेटेड होती है। जब तक उसे स्टिमुलेट नहीं करेंगे, गट इश्यूज, डाइजेशन, behavioral issues, anxiety, social interaction, these will not reach till recovery. ठीक है, these will not improve till recovery. Hope you like my awareness video. Stay safe, stay healthy, and always work goal oriented. Only then you will feel 100% recovery in your children, and always feel like that your child is not a special child. उसको treat वैसे ही करें। ठीक है, ऐसा ना हो कि उसको आप जो चीज़ करा रहे हैं वो स्पेशल सोच के करा रहे हैं ना, ऐसा नहीं। जो उम्र है, उम्र के अकॉर्डिंग नॉर्मल वाली चीज़ें आपको अपने हाथ से करानी है, उसको फोर्स करके करानी है। उसका अंडरस्टैंडिंग का पार्ट आई नो वीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हार्ड वर्क या ट्रायल से ना आ सके। होप यू लाइक माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।